देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, इसने बोला इस क्वेश्चन में निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए एवं प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। अब के बारे में ये भी बताना है कि ये किस तरह की अभिक्रिया है। सबसे पहले की बात कर लेते हैं, फर्स्ट है जो हमारी पहले, इसने क्या बोला, पोटाशियम ब्रोमाइड मिलता है किसके साथ, बेरियम आयोडाइड के साथ, और बनाएगा क्या, जो प्रोडक्ट होगा दूसरी तरफ क्या है, पोटाशियम आयोडाइड और बेरियम ब्रोमाइड। चलिए इसको लिख लेते हैं हम, देखिए क्या बनता है, पोटाशियम ब्रोमाइड, पोटाशियम ब्रोमाइड ये सूत्र है इसका, प्लस बेरियम आयोडाइड, बी ए, बेरियम आयोडाइड, ये ए है भाई, बेरियम आयोडाइड, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, ये दोनों मिलकर बनाते हैं पोटाशियम आयोडाइड, के आई, पोटाशियम का सूत्र होता है के, आयोडीन का आई, तो पोटाशियम आयोडाइड और प्लस में बेरियम ब्रोमाइड, PaBr2, ठीक है, बेरियम ब्रोमाइड। पहले तो इसको संतुलित, क्योंकि उसने बोला संतुलित करो भाई, संतुलित कर लेते हैं, पता हमें इसके अंदर यहाँ पे धातु हैं दो, एक पोटाशियम है एक बेरियम है, ठीक है। तो पहले धातुओं को कर लेते हैं हम संतुलित, एक पोटाशियम है हमारे पास, एक बेरियम है, बाकी अधातु हैं, आयोडीन भी अधातु है ना, ब्रोमीन भी अधातु है। तो पोटाशियम के, पोटाशियम इस तरफ भी एक इस तरफ भी एक भाई है, पोटाशियम दोनों संतुलित हैं पहले से। फिर बेरियम की देख लेते हैं, बेरियम भी एक इस तरफ भी एक है ना, उत्पाद की तरफ भी एक और अभिकारक की तरफ भी एक, तो बेरियम भी दोनों बराबर हो गए। आयोडीन देख लेते हैं, आयोडीन के यहाँ पे तो दो हैं और यहाँ पे एक है, तो उत्पाद की तरफ कम है, तो उत्पाद पे यहाँ पे हम क्या कर देंगे, दो लगा देते हैं। अब आयोडीन दोनों बराबर हो गए आयोडीन, लेकिन अब जब भी किसी को चेंज करते हैं तो ऊपर दोबारा जाना पड़ता है, ठीक है। तो एक बार सारे फिर देखते हैं हम, पोटाशियम एक, पोटाशियम दो, गड़बड़ होगी, यहाँ पे दो पोटाशियम है, देखो यहाँ पे पोटाशियम एक है ना, तो हमने क्या करेंगे, जो ये हमारा अभिकारक है इसमें भी क्या कर देंगे, यहाँ पे दो लिख देते हैं। तो अब इस तरफ भी पोटाशियम दो, इस तरफ भी पोटाशियम, ठीक है भाई, बात बन गई, ठीक है। बेरियम, बेरियम पहले भी ठीक है, एक है बेरियम, दोनों एक है। फिर आयोडीन, आयोडीन इस तरफ दो, आयोडीन इस तरफ दो, ठीक हो गया, ठीक है। अब ब्रोमीन देख लेते हैं, ब्रोमीन के दो परमाणु हैं इस तरफ और इस तरफ भी ब्रोमीन के दो परमाणु, तो ये संतुलित होगी। अब इसने बोला था कि ये कौन से तरह की इसका अभिक्रिया का प्रकार बताइए, टाइप्स थी जो हमने पढ़ी थी, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, है ना, और थी एक। तो अब इसको देखिए आप क्या नाम बोलेंगे इसको, इसका बोलेंगे हम नाम, यहाँ पे द्विविस्थापन हुआ है, किस किस का द्विविस्थापन हुआ है, किसने किसको एक दूसरे को रिप्लेस कर दिया, बदल दिया, है ना, एक्सचेंज ऑफ आयंस बोलते हैं ना, आयन का आदान प्रदान, आयन का आदान प्रदान। पोटाशियम किसके साथ गया, देखिए ये पोटाशियम किसके साथ जाएगा, ये जाएगा आयोडीन के साथ, पोटाशियम आयोडीन, और ये जो बेरियम है किसके साथ जाएगा, ब्रोमीन के साथ, बेरियम ब्रोमीन के साथ। तो इसका नाम इसके सामने लिखते हैं द्विविस्थापन, क्या नाम लिख देंगे इसका हम, द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब दूसरी के बारे में बात करते हैं, दूसरी है हमारी जिंक कार्बोनेट, ये दूसरी वाली जिंक कार्बोनेट, अकेला जिंक कार्बोनेट टूटेगा किस किस में, जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, लिख देते हैं जिंक कार्बोनेट ZnCO3, ये टूटेगा किस किस में, जिंक ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। पहले संतुलित कर लेते हैं, ये संतुलित देखिए, जिंक एक तरफ है, एक दोनों तरफ बराबर है जिंक, फिर एक ही धातु थी जिंक, कार्बन इस तरफ भी एक, कार्बन इस तरफ भी एक, ठीक है। ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 3 परमाणु है, ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, 3 परमाणु, तो ये तो पहले से ही संतुलित है। इसका प्रकार बताइए, ये देखिए एक अभिकारक दो या दो से ज्यादा में जब टूटता है तो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको, बताइए, वियोजन। इसमें ऊष्मा की भी जरूरत होती है ना, ऐसे तो नहीं होती है, ऊष्मा की जरूरत, इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया, क्या नाम है इसका, वियोजन अभिक्रिया।
अब तीसरी की बात कर लेते हैं, सी। इसने बोला तीसरी वाले में हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलके बनाएंगे हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन का सूत्र है H2 और क्लोरीन का सूत्र है Cl2। दोनों मिलाए क्या बनेंगे, हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। तो संतुलित करते हैं, साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे 2 लगा देते हैं। ये 2 मिलके एक बना रहे हैं ना, 2 अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना दिया, तो ये हो जाएगी हमारी संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया। लास्ट देखिए अब डी। इसने बोला मैग्नीशियम और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का सूत्र क्या हो जाएगा Mg। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का क्या हो जाएगा HCl। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन। मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और हाइड्रोजन गैस। अब इसको संतुलित कर दें। इसमें धातु क्या है, मैग्नीशियम धातु है और तो सारी अधातु है, क्लोरीन है धातु, हाइड्रोजन। तो मैग्नीशियम तो दोनों भाई अभिकारक में एक परमाणु, उत्पाद में एक परमाणु बराबर है। क्लोरीन यहाँ पे 2 परमाणु है ना उत्पाद में, लेकिन यहाँ पे एक है, तो हमने क्या किया यहाँ पे 2 लगा दिया, है ना। तो अब मैग्नीशियम भी सेम है, क्लोरीन भी दोनों 2-2 हो गए और हाइड्रोजन भी दोनों तरफ 2-2 हो गए, है ना। तो इसमें यहाँ पे कौन सी टाइप बोलेंगे, इसमें आप देखिए ध्यान से, जो ये मैग्नीशियम है, इस मैग्नीशियम ने किसको चलता कर दिया, इस मैग्नीशियम ने हाइड्रोजन को चलता कर दिया, मतलब इसको विस्थापित कर दिया, उसकी जगह से हटा दिया, भाग यहाँ से, है ना बड़वा। तो इसको बोल देंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसको, विस्थापन। विस्थापन कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया उसको, उसकी जगह से हटा दिया, विस्थापन अभिक्रिया। चलिए अगला देखते हैं। इसमें बोला इसने ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रिया का अर्थ क्या है, उदाहरण से ही बताओ। तो हम एक की बात कर लेते हैं। ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है जिसमें से ऊर्जा उत्पन्न होगी, ऊर्जा निकलेगी, हमें मिलेगी, है ना। इसमें तो एक तरह से हम कह देंगे भैया बाहर निकलेगी, ऊर्जा बाहर निकलेगी, है ना। और दूसरे वाले में ऊष्माशोषी में क्या होता है, इसमें ऊर्जा की जरूरत है, अवशोषण होगा। शोषी अवशोषण मतलब के ऊर्जा को ये ग्रहण करेगी, ऊर्जा लेगी। एक एक उदाहरण लिख लेते हैं हम दोनों का। चलो पहले तो ऊष्मा की बात करें, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी में क्या बोलेंगे, जिस अभिक्रिया में उत्पाद के साथ साथ ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊर्जा उत्पन्न होती है, उसको बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। साधारण सी परिभाषा है, वह अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। सिंपल है। इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं हम, कैल्शियम ऑक्साइड, और साथ में इसको हमने पीछे भी किया था, जल के साथ अभिक्रिया करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड की चूने की, तो क्या बनेगा हमारा CaOH ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा, और साथ में बहुत सारी ऊष्मा निकलेगी। याद है ना वो अंडा उबाला था हमने, है ना। तो ये ऊष्मा के साथ जो अभिक्रिया होती है, ऊष्मा निकलती है, रिलीज होती है, इसको हम ऊष्माक्षेपी बोल देते हैं। इंग्लिश में इसको एक्सोथर्मिक बोल देते हैं, एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। फिर दूसरा आ जाएगा हमारा ऊष्माशोषी। ऊष्माशोषी का क्या मतलब है, जिसमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ऊष्मा को ग्रहण किया जाता है ना, अवशोषण किया जाता है, ऊष्माशोषी। वह अभिक्रिया जिसमें अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें ऊष्मा की जरूरत होती है। जैसे पहले उदाहरण लिख लेते हैं हम, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हम ऊष्मा से तोड़ेंगे, ऊष्मा, और फिर क्या बन जाएगा ये हमारा CaO और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे क्या हुआ, ये एक अभिकारक है, इसको तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत है, और ये ऊष्मा जरूरी नहीं है, ऐसे ही ऊष्मा ये दूसरा रूप भी हो सकता है, ऊर्जा का दूसरा रूप होता है, हमें पता है। एक ये था AgCl2, सिल्वर क्लोराइड। अगर यहाँ पे हम प्रकाश दे देंगे इसमें, तो इसमें भी ये रासायनिक अभिक्रिया होगी, यहाँ पे बनेगा सिल्वर और क्लोरीन। तो ये वाली जो रासायनिक अभिक्रिया है, इसमें भी ऊष्मा
ऊष्मा तो नहीं, इसमें ऊर्जा की जरूरत है, लेकिन ऊर्जा का रूप दूसरा प्रकाश है आपके पास। ऊर्जा का रूप क्या है? प्रकाश। तीसरा था हमारा इसी तरह। फिर एक होता हमारा, अब यहाँ पे जो ऊर्जा है ऊष्मा से, इसमें ऊष्मा शोषी है ये, लेकिन ऊष्मा यहाँ पे ऊष्मा है तो इसमें, लेकिन ऊर्जा के रूप बदल गए यहाँ पे, है ना। यहाँ पे तो ऊष्मा ही है, यहाँ पे प्रकाश है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? विद्युत, है ना, विद्युत। तो ये क्या बन जाएगा? H2 और साथ में O2। इनको संतुलित कर देते हैं दोनों को। ये ऊष्मा शोषी हैं, तीनों की तीनों क्या हैं? ऊष्मा शोषी हैं, लेकिन यहाँ पे रूप बदल गया, है ना। ऊष्मा तो इसमें पहले वाले में ऊष्मा है, ठीक है। इसमें बोला, इसने श्वसन को ऊष्माक्षेपीय प्रक्रिया क्यों कहते हैं, वर्णन कीजिए। जो श्वसन प्रक्रिया है हमारी, श्वसन का आपको पता है, जो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया, सांस लेने छोड़ने की, वो सिर्फ सांस लेने छोड़ने की है, लेकिन इसमें साथ में हमारा खाना पचने और ऊर्जा जो उत्पन्न होगी उसके बारे में लिखेंगे। शुरुआत करते हैं इसको, श्वसन के बारे में थोड़ा सा हम पहले ही बात कर चुके, फिर एक बार बात करते हैं। जो आप भोजन ग्रहण करते हो, कोई भी, या तो चावल वाला, या तो गेहूं वाला, या तो एक और है आलू वाला, इन सब में गेहूं, चावल और आलू, इनके अंदर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट। इनमें क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट। ये जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम ग्रहण करेंगे, खा लेंगे, और इससे हमारा शरीर इस कार्बोहाइड्रेट को पचा देगा। हमारा शरीर, हमारे पेट में, आंतों में ये पच जाएगा। पचने के बाद इसको हमने बदल दिया किसमें? ग्लूकोज में। हमारे शरीर ने इसको बिल्कुल बारीक ग्लूकोज में बदल दिया। ये ग्लूकोज अब हमारी हर एक कोशिका में जाएगा। ये ग्लूकोज कहाँ पहुंचेगा? कोशिका में। ग्लूकोज होता है C6H12O6, ठीक है। अब जब ये ग्लूकोज कहाँ जाएगा? कोशिकाओं में जाएगा, हमारी सेल्स में जाएगा। कोशिका मतलब सेल्स, है ना। हमारा जो पूरा शरीर है किसका बना पड़ा है? कोशिकाओं का, सेल्स का बना पड़ा है। तो उस सेल्स में ये जो ग्लूकोज है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा, है ना। हम सांस लेंगे, हमने सांस में क्या ले लिया? ऑक्सीजन ले ली। आपने सांस में क्या लिया? ऑक्सीजन ले ली। वो ऑक्सीजन मिलेगी किसके साथ? ग्लूकोज के साथ। ग्लूकोज कहाँ पे है? ग्लूकोज हमारी कोशिकाओं में पहुंच चुका है। ग्लूकोज कहाँ पहुंच चुका? कोशिकाओं में, रक्त के थ्रू। ऑक्सीजन कहाँ से आई? बाहर से आई। तो ये दोनों मिलके एक अभिक्रिया होगी, और इस अभिक्रिया में क्या उत्पन्न होगा? इस अभिक्रिया में बहुत सारी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊर्जा लिख दें, ऊष्मा की बजाय क्या लिख देंगे? ऊर्जा उत्पन्न होगी, है ना। H2O और CO2, चलो पहले CO2 लिख देते हैं, CO2 और H2। इसको संतुलित करने का आसान सा तरीका, सब में 6 लिख दो, ठीक है। तो इसमें देखिए, हमने अभी अभी बात की थी कि भाई ऊष्माक्षेपी कौन सी होती है? ऊष्माक्षेपी होती हैं जिसमें ऊर्जा या ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्माक्षेपी। तो सेम है यहाँ पे भी, जो श्वसन प्रक्रिया हमारे अंदर है उसमें भी ऊर्जा उत्पन्न होती है, बस हमें दिखाई नहीं देती है। हम खाना खाते हैं, हमें ऊर्जा मिलती है, तभी तो काम करते हैं। तो इसीलिए हम ये कहते हैं कि जो श्वसन की प्रक्रिया है वो एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी हमारे शरीर में एक अभिक्रिया होती है। किस किस के बीच में? हमारे शरीर में अभिक्रिया होगी, ग्लूकोज और ऑक्सीजन के बीच में अभिक्रिया होगी, और बहुत सारी ऊष्मा या ऊर्जा उत्पन्न होगी, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और जल H2O, वाटर मिलेगा हमें, ठीक है। इसको देखिए, इसने बोला वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है? इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो एक काम कर लेते हैं, हम इनको दोनों को अलग अलग ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया हमने वियोजन, या वियोजन ने पहले संयोजन लिख लें, क्योंकि हमने पहले संयोजन को ही पढ़ा था। संयोजन अभिक्रिया, और दूसरी तरफ हो जाएगी वियोजन अभिक्रिया। देखिए, संयोजन अभिक्रिया वो अभिक्रिया थी जिसमें दो या दो से ज्यादा उत्पाद मिलके, दो या दो से ज्यादा उत्पाद मिलके एक अकेला, सॉरी गलत बोल दिया, दो या दो से ज्यादा अभिकर्मक या अभिकारक मिलके एक उत्पाद बनाते हैं। दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलके एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं। यहाँ पे उल्टा होता है, एक अभिकारक टूटेगा। एक अभिकारक क्या होता है? इसमें
टूटता है किसमें, दो या दो से ज्यादा उत्पाद में, एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं ये, है ना। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा अभिकारक मिलकर, लिखूं मैं, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एकल भी लिख सकते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, कुछ भी लिख दें ना, का निर्माण, बात ठीक होनी चाहिए, शब्द आपके हो सकते हैं। दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पाद का निर्माण करता है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से ज्यादा उत्पादों का निर्माण करता है, उसको क्या कहेंगे हम, उसको बोलते हैं वियोजन। ये हम पहले भी बात कर चुके हैं। इनका एक एक उदाहरण देखिए आप, एक एक उदाहरण लिख लेते हैं हम। इसमें था हमारा कैल्शियम ऑक्साइड, यही लिखता हूँ मैं बार बार ताकि बच्चों को याद हो जाए ना, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये हमारे यहाँ पे देखिए हुआ क्या, यहाँ पे दो अभिकारक मिलके एक उत्पाद बना दिया, इसलिए संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यही लिखते हैं बार बार। यहाँ पे ऊष्मा, इसमें तो ऊष्मा निकलती है, इसमें तो ऊष्मा निकली थी, इसमें ऊष्मा हमने प्रदान की है, अवशोषण होगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और साथ में CO2। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एकल उत्पाद, एक ही उत्पाद था, वो उत्पाद टूट के, उस उत्पाद ने टूट के, सॉरी बार बार, एक अभिकारक था, ये अभिकारक टूट के दो उत्पाद बनाता है ना, दो या दो से ज्यादा उत्पाद बनते हैं। इसमें एक नई चीज क्या है, नई चीज ये है कि ज्यादातर केस में जो संयोजन अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया हमारी कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी होगी। कैसी होगी, ऊष्माक्षेपी, मतलब कि इसमें ऊष्मा हमें मिलेगी, ऊष्मा रिलीज होगी। और जो दूसरी वियोजन अभिक्रिया है, ये कैसी होगी, ये ऊष्मा शोषी होगी, ये ऊष्मा शोषी होगी, इसमें ऊष्मा हमें प्रदान करनी पड़ेगी। इसमें हम इनकी नंबरिंग कर देंगे ना, ये पहला पॉइंट हो गया हमारा, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा। आप इसको थोड़ा सा डिटेल में लिख लेंगे, खुद ही लिखेंगे, अपने आंसर समझ लो, फिर अपने आंसर खुद लिखिए। अगला है, उन वियोजन अभिक्रियाओं के एक एक समीकरण लिखिए जिनमें ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत के रूप में ऊर्जा प्रदान की जाती है। वही बार बार घूम घूम के आ रहे हैं, फिर भी लिख देते हैं हम एक बार। ऊष्मा वाला, ये सारे की सारी कौन सी वियोजन अभिक्रियाएं हैं, एक बार हम ऊष्मा का, प्रकाश का, विद्युत का लिख देते हैं। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, जब इसको हम ऊष्मा प्रदान करेंगे टूट जाएगा किसमें, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर दूसरा प्रकाश वाला था, ये था सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड को जब आप प्रकाश दोगे, सूर्य का प्रकाश है, दूसरे वाला लाइट भी हो सकती है, सिंपल जो हमारे बल्ब है, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिल्वर अलग, चांदी अलग हो जाएगी और क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी, वो कर देते हैं संतुलित। ये दूसरा हो गया। फिर तीसरा है हमारा विद्युत वाला। विद्युत वाला जल का था ना, जल को हमने तोड़ दिया था, इसमें टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, इनको संतुलित कर देते हैं, है ना। यहाँ पे जो हाइड्रोजन गैस है, इसकी मात्रा दुगनी है किससे, ऑक्सीजन गैस से। यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, विद्युत। देखिए इसमें बोला इसने, विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। तो एक एक की बात करते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। विस्थापन अभिक्रिया का है जब एक शक्तिशाली तत्व दूसरे तत्व को उसकी जगह से हटा देता है, विस्थापित कर देता है, उसको बोलते हैं विस्थापन। जैसे कि एक हमारे पास यौगिक है कॉपर सल्फेट, CuSO4, ये आपने पहले देखा था, नीले रंग का होता है। इसकी हम अभिक्रिया करेंगे आयरन के साथ, लोहे के साथ। लोह जो तत्व है, लोह तत्व ज़्यादा
ताकतवर है या ये बोले ज़्यादा क्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, इस कॉपर को इसकी जगह से हटा देगा और यहाँ पे आयरन खुद आ जाएगा, ये लो तत्व यहाँ पे खुद आ जाएगा और इसको बेचारे को भगा देगा यहाँ से, है ना। ये बन जाएगा आयरन सल्फेट FeSO4 और कॉपर को कर दिया अलग। तो इसको बोलेंगे हम विस्थापन। विस्थापन का मतलब होता है एक जगह से डिस्प्लेस करना, उसको हटा देना। तो दूसरा है फिर इसका हमारा द्विविस्थापन। द्वि मतलब दोनों विस्थापित होंगे, है ना। इसकी आपको जो डेफिनेशन है वो इस तरह से याद रखनी पड़ेगी, परिभाषा के जिसमें आयनों का आदान प्रदान, वह अभिक्रिया जिसमें आयन का आदान प्रदान होता है उसको द्विविस्थापन कहते हैं। हमारी बुक में दे रखी है आपके में, सोडियम सल्फेट Na2SO4, बैरियम क्लोराइड BaCl2, ये मिलके क्या बनेगा भाई, बैरियम सल्फेट BaSO4 और साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl। इसको हम बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करना लगता है, मुझे लगता है आपको आ चुका होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, इनमें एक्सचेंज ऑफ आयंस, इंग्लिश में बोल देंगे, हिंदी में बोल देंगे आयंस का आदान प्रदान, वह अभिक्रिया जिसमें आयंस का आदान प्रदान होता है। सोडियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा, और जो दूसरा है बैरियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट के साथ जाएगा। यहाँ पे आयंस का आदान प्रदान, है ना, आयन का आदान प्रदान जिस अभिक्रिया में होता है उसको हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया की एक और खास बात है कि इसमें एक अविलय, इसमें एक क्या बनता है, अघुलनशील या अविलय, इसमें एक सफेद रंग का PPT बोल देते हैं या अवक्षेपण का निर्माण होगा। इसको हम क्या बोल देंगे, सफेद कलर का, ये वाला है बैरियम सल्फेट, सफेद कलर का PPT बनेगा, सफेद PPT लिख दें, अवक्षेपण, अवक्षेपण, ये सफेद कलर का अवक्षेप लिखेंगे, अवक्षेपण नहीं, अवक्षेप। जो ये हमारी द्विविस्थापन अभिक्रिया है, इसका एक और नाम है अवक्षेपण अभिक्रिया ही बोल देते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों बोलेंगे भाई इसको, इसलिए बोल देते हैं क्योंकि इसमें अवक्षेप का निर्माण हुआ है। कहाँ हुआ अवक्षेप, ये निर्माण, ये एक तरह से ठोस रूप में है, जम जाएगा। ये लिक्विड था, ये लिक्विड था, लेकिन ये कैसा है, ये ठोस है ना। ये सॉल्यूशंस थे, ये जल, ये घोल थे, जल में हमने मिला दिए थे, लेकिन यहाँ पे क्या बना हमारा, हमने इसका पीछे एक्सपेरिमेंट भी देखा था थोड़ा सा। अभिक्रिया पूरा लिख दूं, तो ये दोनों होगी हमारी। देखिए इसने बोला हमें सिल्वर के शोधन में सफाई करने के लिए, एक तरह से सिल्वर को प्यूरिफाई करने के लिए, सिल्वर नाइट्रेट के विलयन से सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा विस्थापित किया जाता है। इस प्रक्रिया के लिए अभिक्रिया लिखिए। इसने बोला क्या हमें, जो हमें सिल्वर नाइट्रेट मिलता है, सिल्वर नाइट्रेट क्या होता है, AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट हमें जो मिलता है वो होता है AgNO3, लेकिन हमें चाहिए सिल्वर, हमें क्या चाहिए, चांदी चाहिए। तो इसको अलग करेंगे, है ना, इसके शोधन, शोधन मतलब इसको एक तरह से प्यूरिफाई, एक्सट्रैक्ट करेंगे, निकाल लेंगे इसको, सिल्वर को। तो इसने बोला सिल्वर के शोधन के लिए सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सिल्वर प्राप्त करने के लिए कॉपर धातु द्वारा स्थापित किया, तो इसको हम किसके साथ अभिक्रिया करेंगे, कॉपर के साथ। अच्छा, मैंने एक आपको वो बताया था कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रियाशील है। जैसे सबसे पहले क्या थी, पोटाशियम, याद कर लो आप लोग इसको, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, और फिर था लो तत्व आयरन, फिर लेड Pb, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर Hg मरकरी, फिर सिल्वर, और लास्ट में गोल्ड। तो हमारा वास्ता यहाँ पे दो से पड़ा है, एक तो हमारा है सिल्वर और एक है कॉपर। तो अब यहाँ पे देखिए कॉपर सिल्वर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है, कॉपर सिल्वर से ज़्यादा क्रियाशील है। तो अब ये कॉपर क्या करेगा, ये ज़्यादा ताकतवर है तो इसको भगा देगा। क्या करेगा ये, इसको इसको एक्चुअली हमें यहाँ लिखना चाहिए, है ना, Cu यहाँ लिख लेते हैं। तो ये कॉपर क्या कर देगा, इसकी छुट्टी कर देगा, किसकी, सिल्वर की छुट्टी कर देगा, चल आराम कर, है ना। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CuNO3 ट्वाइस, और साथ में क्या बन जाएगा अलग से, सिल्वर, ठीक है।
इसका संतुलित कर देते हैं। यहाँ पे NO3 2 थे तो यहाँ पे 2 लिख देंगे और यहाँ पे 2 लिख दिया हमने। तो इस अभिक्रिया में क्या हुआ, ये विस्थापन अभिक्रिया है। कॉपर ने विस्थापन किया किसका, सिल्वर का। इसने बोला अब अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं जब हमने पढ़ा था अवक्षेपण क्या है। देखिए इसमें देखो ध्यान से एक बार, ये थी हमारी एक अभिक्रिया, सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करेगा बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो इनमें से जो एक है हमारा ये वाला, कौन सा वाला, बेरियम सल्फेट, ये अविलय होगा, मतलब कि ये घुलेगा नहीं, ये सॉलिड है। देखो एस भी लिखा पड़ा है यहाँ पे ना, दिखाई दिया एस। हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेरियम सल्फेट की। ये अकेला ही सॉलिड है। ये दोनों कैसे थे, ये AQ लिखा पड़ा है, एक्वस, AQ एक्वस है ना, जलीय घोल थे, जलीय। लेकिन यहाँ पे क्या मिला हमें, ठोस मिला। तो इसमें जो अविलय पदार्थ मिलता है हमें, इसमें एक चीज क्या मिलेगी आपको, इसमें इस जो जल में अविलय होता है, इस अविलय पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इसका नाम रख दिया हमने अवक्षेप। जो इसमें एक आपको सॉलिड चीज मिली उसका नाम है अवक्षेप। तो जो बेरियम सल्फेट है वो अवक्षेप है, क्या बोलेंगे इसको, अवक्षेप। और जो ये पूरी अभिक्रिया है, जो पूरी प्रक्रिया है, इसको अवक्षेपण बोल देते हैं, अवक्षेपण। अवक्षेपण में अवक्षेप का निर्माण होता है ये द्विविस्थापन। ये द्विविस्थापन में होता क्या है, इसमें होता है आयनों का आदान प्रदान। अभी बात की थी, यही अभिक्रिया लिखी थी मैंने, यही रिएक्शन लिखी थी। सोडियम किसके साथ जाएगा, क्लोरीन के साथ जाएगा। बेरियम किसके साथ जाएगा, सल्फेट, तो बेरियम सल्फेट बन गया, सोडियम क्लोराइड बन गया। तो इसमें अब क्या लिख देंगे हम, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण का निर्माण होता है, जो अवक्षेपण बनता है उसी को हम अवक्षेपण अभिक्रिया, अवक्षेप का निर्माण होता है उसको अवक्षेपण अभिक्रिया कह देंगे, है ना। अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है, जिसमें अवक्षेप का निर्माण होता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। आप इसको डिटेल में लिख सकते हैं, आप समझ के खुद आंसर सभी के उत्तर लिख सकते हैं अच्छे से अपनी कॉपी में, ये समझाने के लिए है। अब इसका एक उदाहरण लिख लेते हैं हम। इसका उदाहरण है हमारा सोडियम सल्फेट, जो अभी देखा था हमने, Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड, और साथ में अब इसे बनेगा क्या, दूसरी तरफ बनेगा बेरियम सल्फेट BaSO4 और साथ में सोडियम क्लोराइड NaCl। आप नाम साथ साथ याद करते जाओ। इसमें जो हमारा बेरियम सल्फेट है वो अवक्षेप है सफेद रंग का। आपको ये भी याद रखना किस रंग का है, इसको अवक्षेप भी बोल देते हैं और इंग्लिश में PPT बोलते हैं, है ना। तो ये हमारा इसका बन जाएगा, इसको हम वो कर देते हैं, क्या बोले, संतुलित कर देते हैं, 2NaCl बस हो गया, है ना। सोडियम के दो हो गए, क्लोरीन के दो, बेरियम सल्फेट पहले एक था ना, ठीक है। अगला देखिए, ऑक्सीजन के योग मतलब वृद्धि, बढ़ना, या हास मतलब उसकी कम होना के आधार पर निम्न पदों की व्याख्या कीजिए, प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। दोनों के दो उदाहरण दे देंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम उपचयन की। इसने खुद ही बता दिया, उपचयन में क्या बोला, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होगी, योग होगा, ऑक्सीजन के योग को हम बोल देते हैं उपचयन। किसी पदार्थ में उसका ऑक्सीकरण होगा, उसके अंदर ऑक्सीजन ऐड करेंगे, जोड़ देंगे, तो वो हो गया उसका उपचयन। जैसे उदाहरण है हमारा कॉपर। कॉपर में जब ऑक्सीजन, कॉपर का रंग आपने सबने देखा ना, भूरा भूरा रंग, कॉपर का तार बिजली का वो होता है। लेकिन उसको आप गर्म कर दो, जला दीजिए कॉपर को थोड़ा उस बाहर हवा में, तो काला पड़ जाएगा, बिल्कुल कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, इस कॉपर का उपचयन हो गया। कॉपर का उपचयन कैसे हो गया भाई, इस कॉपर में ऑक्सीजन मिल गई, जलाएंगे ना जब हम, तार जलाना, ऐसे ऑक्सीजन हमें मिलती दिखाई नहीं देती। किसी भी चीज को आप जलाते हो तो उसका ऑक्सीकरण बोल देंगे, उसका ऑक्सीडेशन बोल देते हैं। उसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है कि उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई, ऐसे तो बोलेंगे हम सिंपली कार्बन के तार को, सॉरी कॉपर के तार को जला दिया। जब जलाएंगे तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। तो हम इसको यही बोलेंगे उपचयन हो गया, मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, मतलब ऑक्सीजन का योग।
ठीक है। एक और उदाहरण दे रखा है, हमने पहले भी देखा था ये, मैग्नीशियम के स्ट्रिप को जलाया था हमने, है ना, रिबन को, तो उसको भी जलाया था तो भी क्या बन गया था, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया था, है ना। इनको दोनों को बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पे भी इसमें जो इस वाला है, यहाँ पे मैग्नीशियम में भी ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, ये मैग्नीशियम से मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया, तो यहाँ पे मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, इसमें कॉपर का उपचयन हुआ, यहाँ पे मैग्नीशियम का उपचयन हुआ। अब बात कर लेते हैं अपचयन की। अपचयन इसका उल्टा हो जाएगा, है ना, ए में उपचयन था, अब अपचयन। अपचयन में क्या होगा, हास, मतलब एक तरह से हम ऑक्सीजन को हटा देंगे, है ना। इसको ऐड करना जमा करना बोलते हैं ना। इसको रिमूव, रिमूव मानना माइनस कर देंगे, हटा देंगे, घटा देंगे, भगा देंगे, ऑक्सीजन दूर कर देंगे, ठीक है। इसके उदाहरण से देखिए आप लोग, ये था हमारे पास कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड का कलर कैसा हो जाएगा, काला पड़ जाएगा, ये अभी ने बताया ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉपर था, ये कॉपर को जब गर्म करेंगे तो कॉपर ऑक्साइड, ये कॉपर का तार का जैसा रंग होता है, भूरा भूरा सा, वो होगा। फिर यहाँ पे ये काला पड़ जाएगा गर्म करने से, अब ये काला है, इसका रंग कैसा, काला। लेकिन अगर हम इस पे हाइड्रोजन गैस डालेंगे तो ये कैसा हो जाएगा, वापस अपने मूल रूप में आ जाएगा, कॉपर का जो रंग होता है, और अलग से क्या बन जाएगा, H2O। तो यहाँ पे इसमें कॉपर ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, इसमें हमने कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन छीन ली बेचारे से, है ना। कॉपर ऑक्साइड से आपने ऑक्सीजन ले ली, इससे दूर कर दी, हास हुआ है, हास, हास मतलब रिमूव कर दिया, हटा दिया आपने ऑक्सीजन को यहाँ से। तो यहाँ पे इसमें कॉपर ऑक्साइड का उपचयन हुआ है, यहाँ पे कॉपर और मैग्नीशियम का उपचयन हुआ है, यहाँ पे सॉरी अपचयन हुआ है कॉपर ऑक्साइड का। इसका एक और उदाहरण देख लिया, क्योंकि इसने बोला है दोनों के दो दो। एक दे रखा है आपकी बुक में ही, जिंक ऑक्साइड कार्बन के साथ अभिक्रिया करेगी तो जिंक अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग बन जाएगी। यहाँ पे इस वाले में जिंक ऑक्साइड का अपचयन हुआ है, जिंक से ऑक्सीजन हटा दी गई है ना, ह्रास हुआ है, तो जिंक बन जाएगा। उस तरीके से एक उपचयन हो गया और एक अपचयन, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगला देखिए, एक भूरे रंग का चमकदार तत्व X को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काले रंग का हो जाता है। इस तत्व X है, उस काले रंग के यौगिक का नाम बताए। अभी अभी हमने बात की जिसकी, भूरे रंग का तत्व कॉपर, भूरे रंग का चमकदार, कॉपर चमकता है, भूरे रंग का होता है। तो जो X इसने बोला, X हमारा क्या है, यहाँ पे X है कॉपर, इसने नाम ऐसे ही, भाई X का मतलब यहाँ पे क्या है कि आप बताओ इसकी जगह क्या लिखेंगे ना, खालिस्तान टाइप में, या ये बोले एक्स किसी का मान रख लेते हैं ना। तो एक भूरे रंग का मतलब एक्स को वायु में उपस्थित करने, वायु मतलब इसको हम जला देंगे, गर्म कर देंगे, तो काले रंग का पदार्थ मिलता है हमें। तो काले रंग का क्या होगा, कॉपर ऑक्साइड होगा। ये कॉपर है हमारा, ये कॉपर ऑक्साइड अभी बात की थी। यहाँ पे क्या हो गया, इसका हो जाएगा उपचयन। ये उपचयन है सर, इसने बोला इनके नाम बताओ, तो इसका नाम तो क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा कॉपर ऑक्साइड, और ये एक्स जो है हमारा क्या है, कॉपर। इतना ही है बस ये। अगला है, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं, लोहे की वस्तुओं को हम पेंट क्यों करते हैं। तो पेंट तो आपको सबका होता है भाई, जंग नहीं लगता इसलिए कर लेते हैं पेंट। असल में है क्या, मान लेते हैं हम ये हमारी कोई लोहे की चीज़ है, ठीक है, ये लोहा है, लोहा बोले तो भाई आयरन, लोहा मतलब आयरन इसका सूत्र है। और हवा में क्या है, हमारे हवा में ऑक्सीजन है, हवा में और क्या है, पानी है, ये चीज़ें हैं। तो जो आयरन होता है, लोहा होता है, वो ऑक्सीजन के साथ, और जो नमी कह दें, आर्द्रता कह दें, या जल है जो हवा में है ना, इसके साथ मिलके एक नई चीज़ बना लेते हैं, उसको जंग बोल देते हैं, खराब हो जाता है, Fe2O3 NH2O। ये जंग है, जंग समझते हो ना, जंग लग गया कहते हैं ना, लोहे पे जंग लग गया, तो वो जंग का ही सूत्र है ये एक लेयर बन जाएगी ऊपर जंग की, इसके ऊपर। ये तो अच्छा लोहा था हमारा, लेकिन इसको हम बारिश में छोड़ देंगे, पड़ा रहेगा ये ऐसे ही बाहर काफ़ी दिन में, तो ये जंग खा जाएगा ऊपर, भूरा भूरा सा एक, आपने सबने देखा ना जंग लगी हुई चीज़, तो इस पे सारे ऊपर की जो इसकी परत ना खराब हो जाएगी, ये अंदर से इसकी परत बिल्कुल खराब हो जाएगी, अंदर वाली ये इसकी जो ऊपर की लेयर है खराब हो जाएगी। ये जंग है हमारा। जंग का सूत्र आपको पता लगे, जंग का सूत्र क्या है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बोल देंगे इसको, क्या बोल देंगे, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये हवा के साथ और पानी के साथ अभिक्रिया करने के बाद जंग लगता है। तो अब पेंट क्या कर देगा, हम दोबारा कर लेते हैं भैया अपना ये
ये हमारा लोहा था, ठीक है। इस लोहे पे अब हम पेंट कर देते हैं। पेंट किस कलर का कर दें हम, इसको पेंट मान लेते हैं, इसको पेंट, इसका ये मान लेते हैं। अब थोड़ी देर के लिए पेंट कर दिया ये हमने इसके ऊपर, ये क्या हो गया भाई, हमारा पेंट हो गया, ठीक है। अब पेंट की जो परत है, पेंट की परत क्या करेगी, पेंट की परत काम करेगी, ये हमारा लो था अंदर, अब ऊपर हमने पेंट कर दिया। अब अगर इसके ऊपर अटैक होगा किसका, ऑक्सीजन का और जल का H2O, तो वो इसके कांटेक्ट में नहीं आएगा, इसके संपर्क में नहीं आ पाएगा, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि जो लोहे की चीजें होती हैं, लोहे की चीजों को वो संपर्क में नहीं आना पाता, है ना। वायु का और जल का संपर्क इस लो से नहीं होगा तो इसमें जंग भी नहीं लगेगा। तो आप ये लिख देंगे इसके आंसर में, हम उस पर पेंट इसलिए करते हैं ताकि जो पेंट की परत है हवा में मौजूद नमी और वायु के लोहा के संपर्क में आने से बचाता है और उसकी आयु बढ़ जाती है, वो जंग खाने से बच जाता है। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तेल एवं वसायुक्त खाद्य पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। अब हम बात करते हैं तेल और वसायुक्त चीजों की। तेल एवं वसायुक्त, तो वसायुक्त मतलब भाई फैट बोल देते हैं इंग्लिश में इसे ना, जो तेल की बनी पड़ी हैं, घी की बनी पड़ी चीजें हैं, अगर उनको हम थोड़े समय के लिए ऐसे ही छोड़ दें तो हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके ये उपचयित हो जाएंगी, ऑक्सीडेशन हो जाएगा, इनका उपचयन हो जाएगा, किसका, वसायुक्त चीज़ों का या तेलीय चीज़ों का जो तेल से बनी पड़ी हैं। और जब उनका ऑक्सीडेशन होगा, जब ये उपचयित हो जाएंगी, क्या हो जाएंगी, ये उपचयित हो जाएंगी, उपचयित, है ना। ओके, अभी पढ़ा था हमने, ऑक्सीजन की वृद्धि हो जाएगी तो वो उपचयित हो जाती हैं। उपचयित होने से इनका स्वाद, जो भी तेल की चीज बनी पड़ी है, तेल या वसा से बनी है, उनका स्वाद और गंध दोनों बदल जाएंगी। बदलना मतलब खराब हो जाएंगी, हमारे किसी काम की नहीं रहेगी। समझ में आया। जैसे चिप्स खोल के रख दो, नमकीन खोल के रख दो, कोई भी चीज़ आप खुली छोड़ दो, उसका उपचयित हो जाएगी, ऑक्सीजन उसमें मिल जाएगी, ऑक्सीजन उसमें मिलने से उसका स्वाद बदल जाएगा, गंध बदल जाएगा। इस प्रक्रिया को हम बोलते थे विकृत गंधिता। क्या नाम रखा था इसका, विकृत गंधिता। विकृत मतलब होता है खराब होगी, है ना, और गंधित मतलब उसकी गंध जो बिल्कुल खराब हो जाएगी, जो चीज़ में दूर से ही स्मेल आएगी, कोई खाएगा, दूर भी नहीं जाएगा, दूर से ही फेंक देंगे। तो इस विकृत गंधिता को रोकने के लिए क्या करना चाहिए हमें। इस टाइम हमारी दुश्मन वैसे तो ऑक्सीजन हमारी प्राणवायु है, लेकिन इनके लिए तो प्राणवायु नहीं है, इनके लिए तो नुकसानदायक होगी। तो हमारा काम है किसी तरह इनके टच में ना आने दें, है ना। तो हम क्या करेंगे, अब क्या करते हैं हम यहाँ पे, ये हमारा कोई बर्तन वर्तन है, इसके अंदर चिप्स पड़े हैं, तेल या वसायुक्त, तेल या वसायुक्त चीज़ें हैं इसके अंदर भरी पड़ी हैं। तो आप क्या करोगे, इसके अंदर जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी तो ये तो खराब हो जाएगी। तो हमें ऑक्सीजन हटा के हमने इसमें एक दूसरी गैस भर दी, नाइट्रोजन। कौन सी गैस भर दी, मान लेते हैं नाइट्रोजन, नाइट्रो गैस फ्लश कर देंगे, सब भर देंगे। पूरा पैकेट किससे भर दिया हमने, इसके अंदर पहले से ही खाने की चीज़ मौजूद थी, हमने उसके अंदर नाइट्रोजन भर दी। नाइट्रोजन क्यों भर दी, नाइट्रोजन भरने से क्या होगा, जो नाइट्रोजन के बारे में बताऊं, नाइट्रोजन जो गैस है, नाइट्रोजन जो गैस है ये कम क्रियाशील है। नाइट्रोजन गैस कैसी है, ये एक कम सक्रिय गैस है, इसको क्या बोलेंगे, कम सक्रिय गैस है। तो कम सक्रिय गैस का मतलब है ये सामान्य तापमान में इसके साथ अभिक्रिया नहीं करेगी। जो नाइट्रोजन गैस है वसायुक्त चीज़ों के साथ, तेल से बनी चीज़ों के साथ सामान्य तापमान पे इनके साथ ये अभिक्रिया नहीं करेगी, सामान्य तापमान पे ये ऐसे ही स्थिर रहेगी, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन होती तो सामान्य तापमान में भी। तो हम इसके अंदर नाइट्रोजन गैस इसलिए भर देते हैं, या कहते हैं नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया था, प्रभावित मतलब वही है, इसमें फिल कर देंगे नाइट्रोजन गैस, ताकि ये ऑक्सीजन से बची रहे। तो इस तरह की जो नाइट्रोजन गैस लिया आपने ऑक्सीजन को दूर रखने के लिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए, इसको हम बोलते हैं, जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये जो नाइट्रोजन गैस हम भर रहे हैं इसको बोलेंगे प्रतिऑक्सीकारक। क्या बोलेंगे, प्रतिऑक्सीकारक, प्रतिऑक्सीकारक, है ना, कारक। इसको एंटीऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं, एंटीऑक्सीडेंट भी बोल देते हैं अंग्रेजी में। ये आखिरी है इसका एक्सरसाइज का प्रश्न।
निम्न पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण और विकृतगंधिता, ये दोबारा आ रही हैं सारी चीजें। संक्षारण की बात करें तो संक्षारण का मतलब होता है कि कोई भी धातु जब किस किस के संपर्क में आएगी, वायु, आर्द्रता, आर्द्रता मतलब हवा में पानी, नमी है ना, आर्द्रता या नमी भी बोल सकते हैं इसको हम, या पानी भी बोल सकते हैं सीधा सीधा, ठीक है। आर्द्रता या अम्ल, कोई भी एसिड, इनके संपर्क में आने से, या ये कहेंगे कि जो धातु है वो धातु इन चीजों के साथ अभिक्रिया कर देगी। किन के साथ? वायु, आर्द्रता, अम्ल के साथ, है ना, जल भी आएगा, जल इसमें, इनके साथ अभिक्रिया करके जो उसकी ऊपरी परत है, जो धातु है, धातु की ऊपरी परत खराब हो जाती है, धातु की ऊपरी परत खराब हो जाती है, और उसको हम ध्यान ना करें ये खराब हो जाएगी। जैसे लोहे में जंग लगना, यही तो है, अभी तो बात की थी हमने कि लोहे में जंग लगेगा तो ऊपरी परत खराब होगी इसकी, धातु की, इसी को बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण में क्या कहेंगे, जब कोई धातु आर्द्रता, अम्ल, वायु आदि के संपर्क में आती है, इससे उसकी ऊपरी परत खराब हो जाती है, कमजोर हो जाती है, उसको बोलते हैं संक्षारण। कोरोजन बोलते हैं इसको इंग्लिश में, कोरोजन, ठीक है भाई। तो इसको रोकने के लिए हमने पीछे भी पढ़ा था, पेंट कर देते हैं ताकि ये चीजें धातु के संपर्क में, धातु है जो धातु के ऊपर पेंट कर दिया आपने, धातु के ऊपर अगर आपने ये पेंट मान लो, तो इसको पेंट मान लेते हैं धातु का, अब पेंट कर देंगे तो ये टच में ही नहीं आएंगी, है ना, इसके संपर्क में ही नहीं आएंगी तो खराब ही नहीं होगी। संक्षारण, संक्षारण हमने सिर्फ एक तो जो अगर लोहा या लोह, तो उसको बोलते हैं जंग लगना, ये तो हम बात कर चुके हैं, अभी पीछे बात की थी कहीं यहाँ पे हमने, देखिए कहाँ था, ये रहा, है ना, लोहे पे जंग लग गया था, ऐसे ही तो बात आया था, है ना। तो इसके अलावा और भी होता है, लोहे का तो पता लग गया हमें, लोहे में तो क्या हुआ था भाई, वायु में मौजूद हवा और जो नमी है, जल है, उससे अभिक्रिया करके जंग लग गया हमारा, है ना, रस्टिंग बोलते हैं, रस्टिंग, रस्ट मतलब रस्टिंग मतलब जंग लगना, ये हो गया। लेकिन इसके अलावा एक दो चीज और होती हैं, एक दो चीज क्या होती है, हमारी जो सिल्वर है, सिल्वर मतलब चांदी, है ना, ये हवा में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करेगी, हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिक्रिया करके ये क्या बन जाएगी, सिल्वर सल्फाइड, क्या बन जाएगा, सिल्वर सल्फाइड, AgS बन जाएगी, Ag2S, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन गैस अलग हो जाएगी, वो तो फिर अलग बात है। हमारा जो ये है, हमारे पास तो सिल्वर थी, अच्छी चांदी थी, चमकने वाली चमकदार चांदी थी, लेकिन इससे अभिक्रिया करके ये हवा में मौजूद था हाइड्रोजन सल्फाइड, इससे अभिक्रिया ये काले रंग की चांदी हो जाएगी, हमारी जो चांदी है उसका रंग कैसा पड़ जाएगा, ब्लैक, काला, है ना, काला रंग हो गया इसका, ब्लैक कलर की चांदी हो जाएगी। जो चांदी मतलब सिल्वर, सिल्वर Ag क्या था, चांदी, तो चांदी का रंग काला क्यों पड़ जाता है, इसलिए पड़ जाता है, ठीक, इसलिए हम जाते हैं उसके पास, ज्वेलर के पास, भैया इसको साफ कर दे। ऐसे ही कॉपर होता है हमारा, कॉपर सबने देखा, तांबा, तांबे का रंग भूरा भूरा होता है, तांबा जो हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना देगा, कॉपर कार्बोनेट, CuCO3 बना देगा, ठीक है। तो इसका रंग कैसा हो जाता है, हरा हरा रंग है, कॉपर का रंग भूरा होता है, अच्छा आप लोगों ने देखा, लेकिन वायु में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके ये क्या बना देगा, प्रतिक्रिया करके ये बना देगा कॉपर कार्बोनेट का, ये कॉपर कार्बोनेट ये भी ऊपर की परत है, ये भी क्या है, जो ये मैं बताने लग रहा हूँ, ये जैसे ये थी हमारी चांदी थी, सपोज करो ये चांदी थी, तो इस चांदी की जो ऊपर की परत है ना, बस ये ऊपर ऊपर की परत, ये बनेगी सिल्वर सल्फाइड, ये क्या बन जाएगी, जो ये है सिर्फ ऊपर के, अंदर तो चांदी रहेगी, अंदर तो एज ही रहेगा, लेकिन जो ऊपर की परत है वो क्या बन जाएगी, सिल्वर सल्फाइड। तो हमारी ऊपर की परत तो खराब हुई, नुकसान तो हो गया हमारा, है ना, इसको ऊपर वाले को घिसेंगे, वजन तो कम हो जाएगा। ऐसे ही कॉपर में मान लेते हैं, इसी को ले लो, कॉपर के लिए भी ये ऊपर की कॉपर थी, कॉपर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करेगा, कॉपर कार्बोनेट बन गया, तो ऊपर की परत तो खराब होगी आपकी कॉपर की, है ना, आप इसको घिसोगे, सफाई करोगे, है ना, तो ऊपर की परत तो चीज हल्की पड़ती है, अंदर कॉपर ठीक रहेगा, ऊपर की ये परत बन जाएगी, लेकिन हमें तो खराब तो रख नहीं सकते, उसको साफ करेंगे, साफ रखेंगे तो ऊपर की चीज हटेगी, तो धीरे धीरे शैन शैन करके हमारी उस वस्तु का, जो हमारी धातु, उसका वजन कम हो जाता है। तो संक्षारण कोई अच्छी चीज नहीं है, नुकसान ही नुकसान होता है, सबसे ज्यादा लो में लगता है ना, लो में हर साल पता नहीं कितने पैसे लग जाते हैं। अब बात करते हैं विकृतगंधिता की, विकृतगंधिता का वापस इसी पे आ जाते हैं ना, विकृतगंधिता भी बताया मैंने ये, है ना,
तेल वसायुक्त चीज़ें ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उनके स्वाद और गंध बदल जाता है, इसी को विकट गंधिता बोलते हैं। इसको रोकने के लिए हम कम क्रियाशील गैस है नाइट्रोजन, इसमें फ्लश कर देते हैं या भर देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहे, ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो। तो इसी को बोलते थे विकट गंधिता। इसी के साथ हमारा जो ये पाठ है ख़त्म होता है। अगर आपको कुछ समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो कमेंट ज़रूर करना।